हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये क्लास एक महा मैराथन क्लास होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि ठोस अवस्था पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आइए, यानी कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाइए। तो उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ताकि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपको इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक को चित्र के साथ अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जब तक आप चित्र नहीं समझेंगे केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 फुल चैप्टर इन वन वीडियो। आपको सबसे पहले जो आपके चैप्टर का नाम है वो है ठोस अवस्था। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ठोस अवस्था क्या होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ठोस जो है ये पदार्थ यानी कि द्रव्य का एक अवस्था है। ठीक है, द्रव्य की एक अवस्था है। तो ठोस अवस्था पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानिए द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो देखिए प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाती है। जैसे ये देखिए आपका ये पेन है। ठीक है, अब ये पेन जो है इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान घेर रही है, तो ये आपका क्या होगा, द्रव्य होगा। ठीक है, तो चाहे जो वस्तु होगी जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसका भार होगा और वह स्थान घेरेगी, तो वो आपके द्रव्य कहलाएगी। अब देखिए द्रव्य की चार अवस्थाएं हैं। एक आपका है ठोस, ठीक है, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा है प्लाज्मा। ठीक है, तो द्रव्य की चार अवस्थाएं होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ठोस क्या होता है। ठोस जो होता है इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। ठीक है, इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि मान लीजिए द्रव जैसे आपका जल हो गया, दूध हो गया, इसको अगर हम एक बर्तन में रखें तो ये उस बर्तन का आकार ले लेगा। अगर हम इसको एक गिलास में रखें तो ये एक गिलास का आकार ले लेगा। तो यानी कि इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, जिस भी पात्र में हम इसे रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, वो उसका आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, अगर हम 1 लीटर दूध को इसमें रखेंगे, किसमें, आयतन का मतलब क्या, जैसे उसका आयतन 1 लीटर दूध को अगर हम इसमें भगोने में रखेंगे तो भगोने में भी 1 लीटर दूध रहेगा, उसी को अगर हम गिलास में रखेंगे तो गिलास में भी 1 लीटर दूध रहेगा। ठीक है, तो इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। गैस क्या होता है, गैस जो होता है इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं होता, इसका आकार भी निश्चित नहीं होता, आयतन भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, यह आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। ठीक है, तो ये आपकी होती है द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें हमें मेनली पढ़ना है ठोस के बारे में, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। देखिए द्रव्य की वह अवस्था, मैंने आपको बताया ये द्रव्य की अवस्था है। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि क्या होता है, जो ठोस होते हैं वो बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। अब अवयवी कण होंगे तो उनके बीच कोई बल पाया जाएगा, तो वो प्रबल अंतराण्विक बल होता है। ठीक है, तो प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा ये जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा इस कारण गति करने में असमर्थ होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे देखिए यहां पर आपको चित्र में थोड़ा सा समझना है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, ये क्या है, एक जालक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे अवयवी कण हैं। अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कणों से मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है जालक का। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। अब देखिए इन अवयवी कणों के बीच बल लगता है, इन्हीं के बलों के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो इनके बीच जो है फोर्स लगेगा, इनके बीच अटैचमेंट होगा, तो जितना ज्यादा प्रबल बल लगेगा इनके बीच, वो उनके अवयवी कण उतने ज्यादा गति करने में असमर्थ रहेंगे। जैसे आपको अगर रस्सी से बांध दिया जाए, अगर हल्की रस्सी से बांधेंगे तो आप थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या करें, बहुत कस के आपको बांध दिया जाए तो आप गति करने में असमर्थ रहेंगे, आप गति नहीं कर पाएंगे। वही चीजें यहां पर भी है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बल, ये जो होते हैं अवयवी कण जो होते हैं आपस में, ये प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, प्रबल
अंतराण्विक बल, ठीक है, बल द्वारा अवयवी कण बंधे होते हैं, जिसके कारण ये गति करने में असमर्थ होते हैं। देखिए गति करने में असमर्थ है, यही ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है, ठोस होंगे। जैसे आप लोहा ले लीजिए, लोहा इतना ज्यादा दृढ़ क्यों होता है, इतना ज्यादा पूर्ण क्यों होता है, ठीक है, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है वो आपस में उनके बीच जो लगने वाला बल है वो बहुत ही प्रबल है, ठीक है, वो प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा बंधे होते हैं, इसी कारण वे ठोस होते हैं और इसके कारण वे गति करने में असमर्थ होते हैं। वही द्रव लिया जाए, पानी को ले लिया जाए तो वो बहता क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो अवयवी कण के बीच लगने वाला बल है वो दुर्बल होता है, ठीक है। समझ में आया ठोस अवस्था। अब देखिए ठोसों के कुछ लक्षण है उसको समझते हैं। ठोस पदार्थ का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होता है, अर्थात ये उस पात्र की आकृति तथा आयतन ग्रहण नहीं करते जिसमें इन्हें रखा जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है, जैसे आपका ये लोहा है, मान लीजिए क्या है, लोहे का एक टुकड़ा है, इसको हम ठोस पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम भगोने में रखें किसी, ठीक है, किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में रखें तो भी ये वैसे रखे रहेगा। अगर इसको हम छोटे बर्तन में रख दें, ठीक है, इसमें तो भी ये वैसे ही रखा रहेगा। जैसे इसको मैंने इसमें रख दिया, ठोस को थोड़ा छोटा मैं बना देता हूं तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें रख दिया तो ऐसे रहेगा। यानी कि इसका आकार जो है वो निश्चित रहेगा, ठीक है, चाहे आप जिस पात्र में रखिए। तो ठोस पदार्थ का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, अर्थात ये उस पात्र की आकृति तथा आयतन ग्रहण नहीं करते जिसमें इन्हें रखा जाता है। आगे देखिए दूसरा है, ठोस पदार्थ में द्रवों एवं गैसों की तुलना में प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ठोस पदार्थ में द्रव एवं गैस की तुलना में इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, ठोसों में अवयवी कण, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे अभी मैं आपको ठोस अवस्था का वर्गीकरण जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सहसंयोजक ठोस बताऊंगा, उसमें अवयवी कण परमाणु होंगे, आणविक ठोस बताऊंगा उसमें अवयवी कण अणु होंगे, और आयनिक ठोस बताऊंगा उसमें अवयवी कण आयन होंगे। तो ठोसों में अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन निश्चित जालक बिंदुओं पर ही स्थित होते हैं। जालक बिंदु का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर जो मैंने दर्शाया इसमें ये अवयवी कण है, ये आपके क्या है, अवयवी कण है। ये जहां पर रहते हैं उस बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को हम जालक बिंदु कहेंगे, और ये अवयवी कण आपका है, ठीक है, स्थित होता तथा अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष ही दोलन कर सकते हैं। यानी कि जब दोलन करेंगे वो अपनी स्थिति के सापेक्ष ही दोलन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ लक्षण है ठोस के, ठीक है। अब देखिए इसमें चौथा देखते हैं, प्रबल अंतराण्विक बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ठोस होते हैं इनके बीच प्रबल अंतराण्विक बल पाया जाता है, तो इन्हीं के कारण ये दृढ़ एवं ठोस होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, ठीक है, और असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको पीटने पर ये जल्दी आकार अपना नहीं बदलते, ठीक है, तो ये असंपीड्य भी होते हैं। आगे देखिए, द्रव एवं गैसों की तुलना में ठोसों में नगण्य विसरण होता है। यानी कि जैसे द्रव है ये बहने लगता है, ठीक है, गैस है वो भी उड़ती है, बहती है, लेकिन जो ठोस है इसमें नगण्य विसरण होता है, इसमें विसरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं होगा, जैसे आपका क्रिस्टलीय ठोस है, कांच है, ठीक है, उसमें हल्का फुल्का पाया जाता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। ऐसे देखिए 6 नंबर देखिए, इनके घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होते हैं तथा गर्म करने पर ये बहुत कम प्रसारित होते हैं। जैसे देखिए आप अगर दूध या पानी को गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा वो उबलेगा, उसको अगर हम किसी फर्श पर डाल देंगे तो वो प्रसारित होगा, ठीक है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता। इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो ये द्रव में हल्का सा बदलेगा, फिर उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण है ठोस के जो कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम ठोसों के वर्गीकरण पर, यानी कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखिए ठोस को किसके आधार पर बांटा गया है, तो घटक कणों की व्यवस्था, लघु या दीर्घ परासी के आधार पर ठोस पदार्थों को मुख्यतः 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि घटक कणों की व्यवस्था, जो आपकी अवयवी कण है वो किस व्यवस्था में है, लघु परासी में या दीर्घ परासी में, ठीक है, इसके आधार पर ठोस पदार्थ को मुख्यतः 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। देखिए यहां पर लिस्ट, ठोस इसको 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं एमोरफस सॉलिड, ठीक है। 2 प्रकार के हो गए, पहले हम इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए क्रिस्टलीय ठोस के 4 भाग होते हैं, एक आयनिक ठोस, एक सहसंयोजक ठोस। आयनिक ठोस को हम इंग्लिश में कहेंगे आयनिक सॉलिड्स, सहसंयोजक ठोस को इंग्लिश में कहेंगे कोवैलेंट सॉलिड्स, आणविक ठोस को हम इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और धात्विक ठोस को हम इंग्लिश में कहेंगे मेटालिक सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, वह ठोस जिसमें अवयवी कण
अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। यानी कि अगर ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण जो हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। जैसे देखिए ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो अवयवी कण है इसको नाम देंगे हम अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। तो जो आपके अवयवी कण है ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, देखिए एक सीरियल वाइज, ठीक है। तो ये आपका होगा क्या, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसमें अवयवी कण जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा इसमें और क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब, दीर्घ का मतलब ही समझिए लंबा, ठीक है, अधिक दूरी पर। तो देखिए इसमें अवयवी कण जो है ये जो है इनकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है एक क्रम में, देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति लगातार होती चली गई है एक सीरीज में, एक क्रम में, ठीक है। तो ये होगा दीर्घपरासी। इसमें अवयवी कण जो होंगे वो एक ही क्रम में ऐसे इनकी पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए हुई है। तो ये जो होते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, यानी कि जिनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित है। देखिए इस प्रकार से एक चित्र मैं आपको और दिखा देता हूं। तो देखिए ये भी आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो है इसमें अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और इनका ज्यामितीय अभिविन्यास सेम है। देखिए इस प्रकार से ये बना है तो इसी प्रकार से सेम बना है। वहीं यहाँ क्रिस्टलीय ठोस को साइड में देखा जाए थोड़ा सा, देखिए ये इसका ज्यामितीय अभिविन्यास जो है अनिश्चित है। देखिए किस प्रकार से उल्टा सीधा बना है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों में अंतर देखिए, इसका आकार निश्चित है, इसका ज्यामितीय विन्यास निश्चित है, इसका निश्चित नहीं है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका ठीक उल्टा होगा अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ लक्षण हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों की एक आकृति निश्चित होती है, देखिए इनकी आकृति निश्चित है, ठीक है। इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, इसमें अवयवी कण की व्यवस्था दीर्घपरासी है, क्योंकि अवयवी कण एक के बाद एक इनकी पुनरावृत्ति एक क्रम में हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। आगे देखिए तीसरा, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, यानी कि गलनांक का मतलब क्या, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलने लगे, ठीक है, तो वो होगा गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, उनका निश्चित होता है कि इतने टेम्परेचर पर ये ठोस गलने लगेगा, ठीक है। चौथा देखिए क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस ही कहते हैं, ये दूसरा नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रिस्टलीय ठोस संपीड्य एवं कठोर होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ये संपीड्य होंगे और कठोर होंगे, तो ये इसके लक्षण है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग कहां होता है। तो देखिए यहां पर क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग, यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए हीरा जो है ये एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। शायद ही कोई बच्चा हो जिसको हीरे के बारे में ना पता हो, सभी को पता होगा, ठीक है। अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा चित्र जब मैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्वार्ट्ज का प्रयोग कलाई तथा दीवार घड़ियों को बनाने में किया जाता है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग है, ठीक है। आगे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, इसे इंग्लिश में कहते हैं एमार्फस सॉलिड, ये उसके उल्टा होगा। देखिए वे ठोस जिसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघुपरास व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र थोड़ा सा मैं बना नहीं पाया अच्छे से, लेकिन समझिए। देखिए इसमें अवयवी कण क्या है, एक यहाँ एक यहाँ एक ऊपर नीचे ऐसे है। देखिए यहाँ पर अवयवी कण है, इनकी पुनरावृत्ति क्या हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बाद देखिए खाली है, ठीक है। यानी कि इनकी पुनरावृत्ति काफी दूरी तक नहीं हुई है, अधिक दूरी तक नहीं हुई है, तो इनकी जो व्यवस्था होगी वो लघुपरासी होगी, यानी कि थोड़े में ही इनकी अवयवी कणों की क्रम निश्चित है, ठीक है। देखिए यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो इनका जो है इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है, ठीक है। नियमित रूप से ये अवयवी कण ऐसे नहीं लगे हैं, तो ये आपका होगा एमार्फस सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए कांच, रबड़, प्लास्टिक, नाम तो सुना ही होगा कांच, रबड़, प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, ठीक है। तो ये था अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसके लक्षण देखते हैं। तो देखिए इसके लक्षण क्या होंगे अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण। तो अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसका सेम उल्टा क्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। इनमें कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है, यानी कि इसमें कण जो है लघुपरासी व्यवस्था में होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि
कौन सा ऐसा ठोस है जिसमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है? तो आपको कहना है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तीसरा देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, यानी कि इनका कोई गलनांक निश्चित नहीं है कि इतने टेम्परेचर पर ये गलने लगेगा। चौथा है, अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस भी कहते हैं, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनको हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कांच में जो है द्रवों के तरह प्रवाह होने का गुण पाया जाता है, इसीलिए कांच को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आप ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुराने मकानों की खिड़कियों में जिनमें कांच लगे हों उनका निचला तल मोटा क्यों होता है? तो इसी के कारण, क्योंकि कांच जो है एक अतिशीतित द्रव है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अभिविकर्ण है उनका प्रवाह होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे 10-15 साल बाद खिड़कियों का जो निचला तल है वो मोटा होगा, बहुत दिनों बाद होगा। ठीक है। द्रव की बात नहीं, लेकिन हल्का फुल्का गुण पाया जाता है। उपयोग देखिए इनका कहां होता है। रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते के सॉल, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है, सभी को पता है। दूसरा देखिए, कांच का उपयोग घरेलू उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? कांच का उपयोग। ठीक है। तो ये दो उपयोग हो गए आपके अक्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, 4 भागों में। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों को किनके आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो जो इनके अवयवी कण है उनके मध्य किस प्रकार का बल लग रहा है, उनकी प्रकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। क्रिस्टलीय ठोस में पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस। अब यहां पर जो आणविक ठोस है इसको 3 भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। ठीक है। तो आयनिक ठोस नाम से स्पष्ट है, आयन नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है। तो आयनिक ठोस जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड्स, तो ये क्या होते हैं? आयनिक ठोसों के अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन होते हैं। देखिए आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2, धनायन और ऋणायन। तो आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे, जो कि धनायन एवं ऋणायन होंगे। ठीक है। ये आयन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बलों, कूलाम्बिक या आयनिक आबंध द्वारा बंधे रहते हैं, आबंधित रहते हैं। ठीक है। तो इनके बीच जो अवयवी कणों के बीच जो बल पाया जाएगा वो होगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या इसे ही हम कूलाम्बिक या आयनिक आबंध भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आयनिक ठोस का NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड आदि, ये सब आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है। इसका एक चित्र समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहां पर इसका चित्र है, ये आपका आयनिक ठोस है। ठीक है। इसमें क्या होंगे? जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे, जैसे ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन। ठीक है। ये आयनिक ठोस आपके होंगे। इसमें जो आयन्स होंगे ये देखिए, इनके बीच जो बल लगेगा जिससे बंधे रहेंगे वो होगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक बल। ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा टाइप हमारा है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है। ये क्या होते हैं? तो देखिए सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक ठोस। तो इनके बीच कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, जिससे यह एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता के साथ आबंधित रहते हैं। यानी कि सहसंयोजक ठोस के अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जो कि एक प्रबल बंध है। ठीक है। जिससे क्या होता है? ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है। जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहता है तथा जिसके कारण अवयवी कण प्रबलता से आबंधित रहते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। इसका चित्र भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे देखिए इसका चित्र होगा, जैसे आपका हीरा है। ठीक है। ये वाला जो हीरे का चित्र है, ठीक है, और ये बी वाला है ग्रेफाइट का चित्र। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्या हुए हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक है। बहुत सारे क्रिस्टल जालक मिलकर बनाए हैं। तो इसमें क्या होगा? मैंने आपको बताया कि सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण के मध्य सहसंयोजक आबंध पाया जाएगा, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करेंगे। देखिए ये एक त्रिविम जालक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। जो पूर्ण क्रिस्टल में विस्तारित रहेगा। ठीक है। तो ये जो होगा आपका सहसंयोजक ठोस होगा। देखिए हीरा ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, तो ये ही वास्तविक ठोस आपके हैं। ठीक है। तो ये हीरा आपका, इसका हीरा ग्रेफाइट हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सह संयोजक ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और इनके मध्य सह संयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, चित्र भी मैंने आपको समझाया। तो चलिए अपना थर्ड टाइप देखते हैं जो तीसरा प्रकार है। तो देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो हमारा है वो है आणविक ठोस। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? तो सिंपल है, नाम से ही स्पष्ट है, आणविक ठोस जिनके अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। तो देखिए लिखा है ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं और इनके अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसके टाइप भी बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आध्रुवीय आणविक ठोस जिसका एग्जाम्पल आपका है आर्गन CCl5 कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2 हाइड्रोजन, I2 आयोडीन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका आध्रुवीय आणविक ठोस होगा। जो आणविक ठोस है ये 3 प्रकार के होंगे। पहला आध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो दूसरा आपका है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसका एग्जांपल होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, तो इसका एग्जाम्पल होगा H2O NH3। तो देखिए इनके मध्य जैसे ये आपके अणु हैं, बहुत सारे अणु हैं, तो जिनके अवयवी कण अणु होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। अब जैसे आपका आध्रुवीय आणविक ठोस है तो आध्रुवीय आणविक ठोस जो आपका होता है इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं और इन आध्रुवीय अणुओं में परमाणुओं के मध्य आध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ठीक है, और इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है। ऐसे इसमें अलग अलग होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों यहां पर समझ गए। तो ये आपका थर्ड टाइप था। चलिए चौथा प्रकार देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा हमारा है धात्विक ठोस जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। तो इनमें क्या होता है? देखिए धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह है। यानी कि जो धात्विक ठोस होता है मेटालिक सॉलिड, ये धातु धनायन एवं उससे संलग्नित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित समूह होता है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गतिशील होते हैं और इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी कि जो इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके कारण ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके कारण ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए AU, CU, AG, MG, Fe एंड Cr। ठीक है, AU क्या है? ये आपका सोना है, गोल्ड, CU है कॉपर, AG है सिल्वर, MG है मैग्नीशियम, Fe है आयरन और Cr है क्रोमियम। ठीक है, आदि। तो देखिए Fe जैसे आपका लोहा हो गया, तो लोहे में देखिए ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होता है। ठीक है, अगर इसको हम प्लग से जोड़ दें और जो आपका Fe है इसमें अगर हम धारा का प्रवाह कराएं तो इसमें आसानी से होगा क्योंकि इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट 1 है, इनमें अवयवी कणों के मध्य विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि जो धात्विक ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों के मध्य विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो ये आपका होगा धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। तो ये थे आपके प्रकार क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। जैसा कि आपने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा तो आपको अंतर पता चल गया होगा, सब कुछ मैंने उसमें बताया। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो आकार होता है, ज्यामितीय आकार, वो निश्चित होता है। अभी मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जो इसके लक्षण मैंने आपको बताया था। दूसरा देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इनका कोई आकार नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार के होते हैं। दूसरा देखिए ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी कि विषम दैशिक का मतलब अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनका जो गुण है, जैसे आपका क्वथनांक, गलनांक, ये बदलता रहता है। ठीक है, और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा देखिए इसमें अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं और जो क्रिस्टलीय ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कणों की लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, छोटा वाला जो अर्थलघु उत्तर ये है कि किस प्रकार के ठोस में के अवयवी कणों में दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है, तो आपको कहना है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है,
चौथा देखिए, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, इनकी गलन जो गलनांक होता है वो निश्चित और अभिलक्षणिक होता है कि इतने टेम्परेचर पर ये ठोस गलने लगेगा। ठीक है, चौथा है इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। ऐसे पांचवा देखिए, इनको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है और इनको जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनको आभासी ठोस अथवा अवशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 मेन डिफरेंस है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि, और इसका एग्जांपल होगा अक्रिस्टलीय ठोस का कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल होगा। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है कोई 3, कोई 4 या कोई 5, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिबिम जालक। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, त्रिबिम जालक, स्पेस लैटिस। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। तो देखिए क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन, ठीक है, कि एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबिम व्यवस्था होती है। इस त्रिबिम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि जो आपका ठोस है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस है, इनके जो अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबिम व्यवस्था होती है। इसी त्रिबिम व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, अथवा एक और देखिए यहां पर इसका डेफिनेशन, एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। यानी कि एक्स, वाई, जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जो जटिल संरचना बनती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो क्रिस्टलीय जो ये जालक है, क्रिस्टल जालक है, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये क्रिस्टलीय जालक एक बिमीय, द्विबिमीय या त्रिबिमीय हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं वो 1 डायमेंशनल यानी कि एक बिमीय, 2 डायमेंशनल द्विबिमीय तथा 3 डायमेंशनल त्रिबिमीय भी हो सकते हैं। अब क्रिस्टल जालक का तो डेफिनेशन समझ में आ गया, लेकिन इसके जो प्रकार हैं एक बिमीय, द्विबिमीय, त्रिबिमीय, इसको चलिए हम समझते हैं चित्र के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा है एक बिमीय क्रिस्टल जालक या एक बिमीय जालक। ठीक है, देखिए यदि अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं तो एक बिमीय जालक बनता है। देखिए यहां पर क्या है, एक सरल रेखा में अवयवी कण पुनरावृत्त कर रहे हैं। देखिए एक सरल रेखा यहां पर है और इसमें अवयवी कण है। ठीक है, जो कि एक सरल रेखा में इनकी पुनरावृत्त हो रही है लगातार। तो एक सरल रेखा में अगर अवयवी कण उपस्थित हो तो इसको हम लोग कहेंगे एक बिमीय जालक। ठीक है, ये आपके अवयवी कण है, जहां पर अवयवी कण होते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं जालक बिंदु का। देखिए जालक बिंदु क्या होता है, अवयवी कणों को किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक के आरेख में बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए ये अवयवी कण जो है इस जालक में उपस्थित है और इनको हमने बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया है। इसी बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं, इन्हीं बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। यदि अवयवी कण अगर एक सरल रेखा में निश्चित दूरी तक पुनरावृत्त करें तो ये आपका एक बिमीय जालक होगा। नाम से स्पष्ट है, एक बिमीय, जो एक ही बीमा में हो। ठीक है, एक ही सरल रेखा में हो, तो ये आपका एक बिमीय जालक होगा। सिंपल है। दूसरा है द्विबिमीय जालक, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये क्या होगा, यदि अवयवी कणों की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो द्विबिमीय जालक बनता है। यानी कि अगर अवयवी कण की किसी तल में पुनरावृत्त हो तो वहां पर द्विबिमीय जालक बनेगा, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्या किया है, मैंने एक बिमीय जालक ऐसे लिया, फिर एक बिमीय, फिर एक बिमीय, ऐसे मैंने कई एक बिमीय जालक लिया है। ठीक है, और इसको आपस में अटैच कर दिया, तो क्या हुआ, ये एक तल में इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए पहले यहां पर हुई, फिर यहां पर हुई, तो यहां पर देखिए इधर से भी हुई, इधर से भी हुई, यानी कि एक तल में अवयवी कण पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ये आपका होगा द्विबिमीय जालक। ठीक है, ये आपके अवयवी कण है, तो ये आपका हो जाएगा द्विबिमीय जालक, यानी कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो किसी तल में पुनरावृत्ति करेंगे, उनकी पुनरावृत्ति किसी तल में होगी, तो ये आपका द्विबिमीय जालक होगा। ठीक है, अच्छा देखिए तीसरा हमारा है त्रिबिम जालक। अब त्रिबिमीय जालक क्या होता है, यदि अवयवी कणों की त्रिबिम में पुनरावृत्ति होती है तो वो त्रिबिम जालक बनता है। ठीक है, यानी कि अवयवी कणों की यदि किसी त्रिबिम में पुनरावृत्ति हो तो वहां पर त्रिबिमीय जालक बनता है। जैसे देखिए, जैसे ये चित्र आप देखिए, इसमें जो अवयवी कण है, देखिए छोटे छोटे अवयवी कण आपको दिख रहे हैं, तो इनकी जो पुनरावृत्ति हुई है वो एक
त्रिविम में हुई है, ठीक है, त्रिविम में हुई है, तो ये आपका होगा त्रिविमीय जालक। तो यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो त्रिविम जालक बनता है। तो देखिए यहां पर एक त्रिविम जालक ये बना है, ठीक है, इसमें अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति है वो एक त्रिविम में हुई है, देखिए त्रिविम जालक लिखा है नीचे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिविमीय जालक, ठीक है। तो त्रिविमीय जालक समझ में आया, यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर त्रिविमीय जालक बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? तो देखिए यूनिट सेल क्या होता है एकक कोष्ठिका। देखिए संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि सिंपली कहा जाए तो एकक कोष्ठिका जो है ये क्रिस्टल संरचना की छोटी से छोटी इकाई होती है। बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है? संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कहलाती हैं। यानी कि कई एकक कोष्ठिकाओं को अगर हम एक साथ रख दें तो वो क्रिस्टल जालक का रूप ले लेंगी, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर बना है, ये आपकी एक एकक कोष्ठिका है। अब बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एकक कोष्ठिका, समझ में आ गया। तो ये जो है एकक कोष्ठिका जो है ये क्रिस्टल जालक की छोटी सी इकाई होती है, ठीक है। इकाई का मतलब बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार, इसको समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकक कोष्ठिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? तो एकक कोष्ठिका मेनली दो प्रकार की होती है। पहला है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। केंद्रित एकक कोष्ठिका को क्या कहेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये अब देखिए यहां पर केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा है अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरल या घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में, फिर इसके टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एससीसी। तो यहां पर देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? सरल घनीय, सरल का मतलब क्या? सिंपल। तो देखिए वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित रहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। यानी कि यह एकक कोष्ठिका, ये आपकी एकक कोष्ठिका है, ठीक है। अब अगर अवयवी कण इसके कोनों पर ही उपस्थित हैं तो ये आपका होगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अभी आगे पढ़ेंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो उसमें क्या होंगे? इन कोनों के अतिरिक्त कहीं और पर भी यानी कि उनके केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे तो वो केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। लेकिन सरल घनीय है तो इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो एक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका 8 कोना होगा। तो यहां पर जो अवयवी कण है वो केवल कोनों पर ही उपस्थित होंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका में। अब देखिए इसके प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल 8 कोने हैं एकक कोष्ठिका का, ठीक है। इसका क्या करेंगे? 1/8 कर देंगे, यानी कि 8 अवयवी कण का जो प्रतिभाग होता है वो 1/8 का होता है। तो 8 गुणे 1/8 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या जो हो जाएगी 8 से 8 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। अब देखिए हमारा दूसरा आ गया केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल यूनिट सेल। ये क्या होता है? तो इसके 3 टाइप है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या था? वो अवयवी कण जो है वो सिर्फ कोनों पर उपस्थित थे, लेकिन केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो होंगे वो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होंगे। इसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे, ठीक है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार की होती है। पहला आपका अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा आपका है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टाइप है अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीसीसी। ठीक है, आपको बीसीसी भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। तो देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए। यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि अवयवी कण इसके केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक एकक कोशिका है, इसके 8 कोने हैं। 8 कोनों पर तो अवयवी कण है ही, लेकिन एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी उपस्थित है। तो ये आपका होगा अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि इसके अंदर केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। उसमें सिर्फ जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, सरल घनीय एकक कोशिका, उसमें केवल कोनों पर थे, लेकिन इसमें केंद्र पर भी होंगे। अब देखिए यहां पर अंतः केंद्रित एकक कोशिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल की तरह रखेंगे, 8 गुणे 1/8 कर देंगे। 8 कोने हैं, इनका प्रतिभाग 1/8 का है। ठीक है, प्लस इसमें से एक अवयवी कण जो केंद्र पर है उसको यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, प्लस ये 1 जुड़ जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 समझ में आ गया। तो ये आपका होगा अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। अब चलिए अपना दूसरा टाइप देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफसीसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी लगभग सिंपल है। क्या है इसमें, यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगी। यानी कि ये आपका एक एकक कोशिका है, इसमें 8 कोने हैं। 8 कोनों पर तो अवयवी कण है ही, लेकिन अब इसमें जो है एकक कोशिका में 6 फलक होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 2 पीछे होता है। जैसे अभी मैं अगर क्यूब लिया होता, मैंने अगर मेरे पास अभी होता ये एकक कोशिका तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, लेकिन ये जो है चित्र बना है, तो चित्र में हम आगे की तरफ तो दर्शा सकते हैं, लेकिन पीछे वाला आपको इसमें नहीं दिखेगा, वो आपको ओरिजिनल में दिखेगा। तो देखिए यहां पर 6 फलक इसमें होते हैं। जो 2 मैंने यहां पर अवयवी कण बनाए हैं ये भी फलक पर हैं, लेकिन पीछे वाले फलक पर हैं, जो इस चित्र में नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, सब कुछ चित्र में नहीं हो सकता, इसके लिए अगर ये ओरिजिनल मिल जाता तो मैं आपको दिखा देता। तो इसके 6 फलक हैं, 1 2 3 4 और 2 इधर है, 6। ठीक है, तो क्या होंगे, ये सब फलक हैं। ये देखिए फलक लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 8 कोने हैं, उस पर तो अवयवी कण है ही, लेकिन हर एक फलक पर 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, और इन 6 फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित हैं। तो ये आपका होगा फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अब एफसीसी के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, तो बताइए। देखिए 8 गुणे 1/8 हमारा ऐसे ही रहेगा कोनों के लिए, प्लस देखिए 6 फलक हैं। 6 फलक हैं तो 6 लिखेंगे, फिर उनका प्रतिभाग जो है 1/2 का है, यानी कि जो 6 फलक हैं वो 1/2 उनका प्रतिभाग है इसमें, तो 6 गुणे 1/2 कर देंगे। 8 से 8 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 बचेगा, तो यहां पर 1 आएगा, 1 और 3 यहां 4, यानी कि इसका आ गया 4। तो आप कह सकते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। ठीक है, एफसीसी, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 4 होगी। तो इस प्रकार से आपको एक एक समझना है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। देखिए उसमें क्या था, फलक केंद्रित में सभी फलकों पर अवयवी कण उपस्थित थे, लेकिन यहां पर किन्हीं 2 विपरीत, चाहे आप इसको ले लीजिए आमने सामने, चाहे आप इसको और इसको ले लीजिए आमने सामने। ठीक है, तो इनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होगी, इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होंगे। ठीक है, अब इसके प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, तो देखिए यहां पर फलक है, और फलकों के लिए हम इनका प्रतिभाग 1/2 होता है, तो 2 अवयवी कण है फलकों पर, तो 2 गुणे 1/2 लिखेंगे। तो देखिए अंत केंद्रित एकक कोशिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, पहले तो कोनों का निकालेंगे, 8 गुणे 1/8 प्लस देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 विपरीत फलक हैं तो 2 लिखेंगे,
दो अवयवी कण है, इनका प्रतिभाग 1/2 का होता है, तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, आपको पहले कोनों का लिखना है सब में, क्योंकि सब में कोने होते हैं, सब में अवयवी कण होते हैं। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो ये था आपका एकक कोष्ठिका और उसके प्रकार। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों में संकुलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स। देखिए, ठोसों में संकुलन क्या होता है। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो जटिल संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। यानी कि संकुलन क्या है कि ठोस जो होते हैं उनमें जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, ठीक है, वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच, अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो जटिल संरचना निर्मित होती है उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ठीक है, अब ठोसों में संकुलन जो होता है वो कई प्रकार से होता है। देखिए, क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन 3 प्रकार से होता है। यानी कि ठोसों में जो संकुलन होता है वो मेनली 3 प्रकार से होता है। देखिए, क्रिस्टल होते हैं ठोस में, ठीक है, तो उनके अवयवी कणों का जो निबिड़ संकुलन होता है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला हमारा है एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, दूसरा हमारा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, और तीसरा हमारा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। तो 3 प्रकार के संकुलन होते हैं, हम एक एक को पढ़ेंगे। लेकिन संकुलन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना होगा, वो है उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता है, वह उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करेगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। गोले का मतलब जो आपका अवयवी कण है, जैसे परमाणु, अणु, आयन, ठीक है, तो वो जितने अगल बगल के जितने अवयवी कणों से वो स्पर्श होगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, एक विमीय। ठीक है, एक विमीय का मतलब जो एक ही विमा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, केवल एक ही विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलन का ये चित्र होगा। ठीक है, इसमें देखिए गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। तो ये आपका होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में हम गोलों को स्पर्श करते हुए एक ही पंक्ति में रखते हैं। ठीक है, अब ये गोले के यहां ये है आपके परमाणु, ठीक है, जो अवयवी कण है। अब देखिए इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक गोला जितने ज्यादा गोलों को स्पर्श करेगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। देखिए यहां पर समझिए, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी संकुलन में एक गोला जितने समीपस्थ गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में होता है, वह उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। तो देखिए यहां पर एक गोला, जैसे मान लीजिए हम इस गोले को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये गोला देखिए कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को, एक इस साइड में एक इस साइड में। ठीक है, तो एक गोले के स्पर्श में 2 गोले हैं, यानी कि एक परमाणु 2 प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो गोला होगा वो जितने ज्यादा गोलों के संपर्क में होगा, स्पर्श में होगा, वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। अब देखिए दूसरा हमारा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 2 डायमेंशनल
क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि द्विविमीय में क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए एक विमीय गोलों की पंक्तियों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। जैसे देखिए हमने क्या किया, एक विमीय निबिड़ संकुलन में आपको बताया कि एक ही पंक्ति में वो उपस्थित होंगे। यहां पर मैंने क्या किया है, एक विमीय गोले की पंक्तियों को हमने एक के ऊपर एक रखा है। देखिए ये, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। ठीक है, तो ये आपका होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो दो प्रकार का होगा। सबसे पहला होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, इसका मतलब 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, और एक आपका होगा द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ये क्या होता है, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होगा, इसमें वर्ग बनेगा। जैसे देखिए इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। तो देखिए यहां पर एक पंक्ति है ये वाली, ठीक है, एक पंक्ति आपकी ये वाली हो गई, इसके ऊपर दूसरा पंक्ति है, इसके ऊपर तीसरा पंक्ति है, इसके ऊपर चौथा पंक्ति है। तो क्या कहा गया, इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हो। तो देखिए इस पंक्ति के गोले इसके ठीक ऊपर हैं। ठीक है, इसके गोले ठीक ऊपर हैं, तो ये होगा आपका द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, ये चित्र बनाया, इसमें जो है एक विमीय निबिड़ संकुलन के गोलों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ठीक है, उनकी पंक्तियों को। तो देखिए यहां पर एक वर्ग बनता है। अगर हम इन गोलों के केंद्रों को मिलाएं इस प्रकार से, तो यहां पर एक वर्ग बनेगा। इसीलिए हमने इसे कहा है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, क्योंकि इसमें वर्ग बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक गोला कितने गोलों के संपर्क में है, देखिए ये गोला ले लेते हैं हम। तो ये गोला जो है 1 2 3 4, ये गोला 4 गोलों के संपर्क में है। देखिए इस गोले को ले लीजिए या आप इस गोले को ले लीजिए, तो इसमें एक गोला 4 गोलों के संपर्क में होता है। तो जितने गोलों के संपर्क में होगा वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होगी। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या जो इनके होती है वो होती है 4। ठीक है, और इसमें जो है ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार त्रिविम में ए प्रकार की व्यवस्था होगी। यानी कि देखिए यहां पर ए है और इसी की तरह सेम आपका नीचे भी है ए। ठीक है, इसी की तरह सेम नीचे भी है और यहां पर भी आपका ये भी ए होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी आपका ए होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहली पंक्ति को मान लेते हैं हम ए, तो सेम इसी तरह दूसरी पंक्ति भी है, इसी तरह तीसरी पंक्ति भी है, तो सबको हम ए लेंगे। तो ये जो है इस प्रकार के त्रिविम में ए प्रकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बी वाला देखिए, द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, ये क्या होता है, ये दूसरा टाइप है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। तो इसमें क्या होगा, इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए। अवनमनों का मतलब जैसे देखिए यहां पर ये गोला है, ठीक है, और ये गोला है। तो देखिए यहां पर ये आपका पंक्ति है, ये पंक्ति है। ठीक है, तो जो द्वितीय पंक्ति होगा, जो नीचे वाली पंक्ति होगी, वो इसके अवनमन जो है, ये जो है, ठीक है, ये वाला जगह है, इसमें ठीक आ जाए इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से रखी जाएगी। देखिए इस प्रकार से पहले पंक्ति गई है, फिर इसके अवनमनों में रखा गया। अवनमन का मतलब जो बीच में खाली स्थान था, ठीक है, उसमें गोलों को रखा गया है। तो इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाए, यानी कि जो खाली स्थान था बीच में उसमें ठीक प्रकार से आ जाए। तो ये आपका होगा द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम इनके केंद्रों को मिलाएं, तो देखिए ये देखिए इस प्रकार से इनके केंद्र को मिलाएंगे तो एक षटकोण का निर्माण होगा, हेक्सागोनल का। तो ये आपका होगा द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी समझिए। जैसे हम ले लेते हैं इस वाले को, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। तो देखिए ये कितने गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 गोलों के संपर्क में है। जैसे इस गोले को हम ले लेते हैं, देखिए ये गोला है आपका, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोलों के संपर्क में है, तभी तो यहां पर हेक्सागोनल बना। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक गोला 6 प्रतिवेशी परमाणुओं के संपर्क में है।
देखिए नोट, अब देखिए इसमें ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ए प्रकार की व्यवस्था है, बी वाला सेम इसी तरह नहीं है, क्योंकि ये जो गोला आपका है, ये नीचे वाली जो पंक्ति है, ये इसके अवनमनों में गोला जो है आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार की होगी, तो इसको हम ए बी नाम दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्विविमीय में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए हमारा तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। ये क्या होता है? तो देखिए द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। वास्तविक क्रिस्टलों की ज्यामितीय त्रिविमीय ही होती है। देखिए एक विमीय में क्या था, एक ही पंक्ति में गोलों को रखा गया था। द्विविमीय में क्या है, एक विमीय गोले की पंक्ति को एक के ऊपर एक रखा गया था, और यहां पर द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी। और वास्तविक क्रिस्टलों की जो ज्यामिति होती है वो त्रिविमीय ही होती है। जैसे देखिए यहां पर क्या किया गया है, पहले तो हमने एक विमीय गोले को, द्विविमीय गोले को लिया, ठीक है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को हमने लिया, ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन को। फिर क्या किया, इसी के ऊपर एक हमने रख दिया, ठीक है। द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक हमने रखा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहां पर ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका होगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। चलिए एक चित्र देख लेते हैं। जैसे इस चित्र को समझिए, ये वही चित्र है। देखिए पहले हमने क्या किया है, द्विविमीय की पंक्तियों को मैंने एक के ऊपर एक रखा है। सबसे पहले ये आपका हो गया पहली पंक्ति, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एक के बाद एक को रखा गया है। अब ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें मैंने क्या किया है, द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखा है, तब हमें त्रिविमीय संरचना प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये एकक कोष्ठिका भी बन रही है, तो ये आपका घन है, ठीक है, क्या है, घन है। तो जो वास्तविक क्रिस्टल होते हैं उनकी ज्यामितीय त्रिविमीय ही होती है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल है, ये आपका है एकक कोष्ठिका। अब देखिए इसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी, देखिए ए प्रकार की व्यवस्था इसमें भी होगी, क्योंकि देखिए इसमें सेम पंक्ति है, ऐसे गई है एक साइड से, ठीक है। इसके अवनमनों में नहीं रखा गया है, इसको एक के ऊपर एक रखा गया है, तो इसमें भी ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संकुलन क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है, क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि जो हमारा क्रिस्टल होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब परमाणु जो है एक दूसरे के बहुत निकट होंगे, तो देखिए क्या होगा, परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होगा, और जितना परमाणु जितना स्थान घेरेगा उसी को हम उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहेंगे। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि कोई क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, उसमें रिक्त स्थान भी होंगे, तो जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान है उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए यदि क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन, यानी कि कोई क्रिस्टल संरचना है, उसकी एकक कोष्ठिका में उपस्थित जो परमाणु हैं उनके द्वारा कुल घेरा हुआ आयतन मान लीजिए BOCCU हो, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन V सेल है, तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए BOCCU है परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आयतन, B सेल है क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो इसका फॉर्मूला होगा संकुलन क्षमता इक्वल टू परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन अपान एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू आपको 100 कर देना है, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा संकुलन क्षमता, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं VOCCU, ये परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन है, अपान V सेल एकक कोष्ठिका का कुल आयतन ये है इंटू 100। इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपकी टोटल संकुलन क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन होगा संकुलन क्षमता का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारी एकक कोष्ठिकाएं हैं,
जैसे मैं जब आपको एकक कोष्ठिका पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था उसमें सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है। ठीक है, तो देखिए इनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है ये जान लीजिए। देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता जो होती है वो होती है 52%। ठीक है, उसके बाद में आते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी संकुलन क्षमता होती है 68%। ये पूछ लिया जाता है कहीं कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका की कुल संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, आगे देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी संकुलन क्षमता होती है 74%। ठीक है, तो सरल घनीय का 52%, BCC यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का 68% और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का होता है 74%। ठीक है, तो ये होता है संकुलन क्षमता। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्रिस्टल दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। देखिए सभी ना सभी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ दोष होते हैं, वैसे क्रिस्टलों में भी कुछ दोष पाए जाते हैं। ठीक है, दोष का मतलब कुछ गड़बड़ी। देखिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ कमियां। देखिए क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होते हैं। यानी कि क्रिस्टल में जो दोष होता है वो अवयवी कणों की अव्यवस्था, यानी कि अवयवी कण की व्यवस्था ना हो अच्छे से, इसके कारण हो सकता है। निश्चित स्थान छोड़ने के कारण भी हो सकता है, कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर चला जाए उसके कारण हो सकता है, अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे हमारा बॉडी ही ले लीजिए, हमारा बॉडी जो है अगर हम गड़बड़ खान पीन करेंगे, अच्छा खान पीन अपना नहीं रखेंगे डाइट, तो हमारे अंदर भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं वैसे ही क्रिस्टलों के अंदर दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनकी अव्यवस्था अगर रहेगी, व्यवस्थित रूप से नहीं रहेंगे तो इनमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। निश्चित स्थान अपना छोड़ देंगे, अगर हम अच्छी आदतों को छोड़कर बुरी आदतों को पकड़ लें तो भी हमारा जो है नुकसान होगा। ठीक है, हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये यही ऐसे क्रिस्टलों में भी होता है। अब देखिए क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई भी अनियमितता या विचलन होता है तो उसे क्रिस्टल दोष हम कहते हैं। क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सामान्यतः क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्रिस्टल दोष, फर्स्ट है बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। अब रेखीय दोष में तो कुछ नहीं है, लेकिन बिंदु दोष में आपको पढ़ना है। बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक को मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बिंदु दोष का पहला प्रकार है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है आरस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष में हमें चार दोष पढ़ने हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी दोष। ठीक है, उसके बाद में हमारा है साधकी दोष, फ्रेंकल दोष। तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है ये अनायनिक ठोस में पाया जाता है। यानी कि जो आयनिक ठोस नहीं है उनमें रिक्तिका या अंतराकाशी दोष पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम साधकी या फ्रेंकल दोष भी कहते हैं, जो कि आयनिक ठोसों में पाया जाएगा, जो आयनिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो ये वही है, लेकिन ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है, ये अनायनिक। आगे देखिए आरस समीकरण मितीय दोष में हम क्या पढ़ेंगे, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष, ये तीनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिंदु दोष और रेखीय दोष क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, बिंदु दोष क्या होता है, अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। यानी कि अवयवी कण की जो सामान्य आवर्ती व्यवस्था है अगर उसमें कोई विचलन आता है, ठीक है, तो वो बिंदु दोष कहलाएगा। रेखीय दोष क्या है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल जालक बनता है उसकी पूर्ण पंक्तियों में जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम रेखीय दोष कहते हैं। किसी रेखा में अगर दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम रेखीय दोष कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए अवयवी कण एक रेखा में उपस्थित है, अब उसमें से किसी एक अवयवी कण में दोष उत्पन्न हो गया तो रेखीय दोष आपका होगा। ठीक है, अब बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस समीकरण मितीय दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ऐसा दोष जिनके कारण यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के समान ही रहता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप लोगों के पास क्या है, किसी क्रिस्टल में धनायन जो है वो 10 है। ठीक है, मान लीजिए 10 धनायन है। ठीक है, और जो ऋणायन है वो कितने हैं, 10 है, 10 ऋणायन है। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना होगा, 10 अनुपात 10 का होगा।
ठीक है, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 1:1 का। ठीक है, तो ये जो है सामान्य क्रिस्टल जालक है, यानी कि इसमें दोष नहीं है। अब अगर मान लीजिए इसी क्रिस्टल में दोष हो जाता है और इसमें अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं, यानी कि क्या होता है, यहां पर आपका अवयवी कण जो है 8 बचता है, 8A+ और 8A-। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, इसका रेशियो होगा 8:8 का, यानी कि इसका भी रेशियो होगा 1:1। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात ना बदले, जैसे क्रिस्टल में दोष होने से पहले भी जो रेशियो था वो 1:1 का था और क्रिस्टल में दोष होने के बाद भी रेशियो 1:1 का ही है। तो यानी कि इनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह आपका रस समीकरण मितीय दोष होगा। तो ऐसा दोष जिनके कारण यौगिकों में उपस्थित धनायन एवं ऋणायनों का अनुपात जो है वो यौगिकों के अणुसूत्र के समान ही रहता है, जो पहले था उसी की तरह, तो ये रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष। ठीक है, इसी में हम फाटकी और फ्रैंकल दोष भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिक्तिका दोष को हम पढ़ते हैं। तो देखिए रिक्तिका दोष क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका यानी कि रिक्त स्थान। तो देखिए क्या होगा, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान जालक बिंदु, मैंने आपको बताया था जहां पर अवयवी कण होते हैं उस बिंदु को हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु से बाहर निकल जाते हैं तो इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, तो इस दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, अगर क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर रिक्त स्थान होगा, तो इस प्रकार के दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे देखिए ये एक सामान्य क्रिस्टल जालक है जिसमें कोई भी दोष नहीं है, यहां पर अवयवी कण उपस्थित है, ये रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया है ये अवयवी कण है। ठीक है, तो ये अवयवी कण उपस्थित है आपके। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, जहां पर ये उपस्थित होते हैं इसको हम कहेंगे जालक बिंदु, जालक बिंदु। ठीक है, तो ये अवयवी कण यहां पर उपस्थित है। अब देखिए ये आपका सामान्य जालक है, अब यहां पर दोष आ रहा है, मान लीजिए यहां पर हो जाए रिक्तिका दोष, तो क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है यहां से एक अवयवी कण यहां से बाहर निकल जाएगा। देखिए अवयवी कण बाहर निकल गया है और वो यहां पर आ गया क्रिस्टल जालक से बाहर, तो देखिए यहां इस क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान होगा, तो इसी को हम कहेंगे रिक्तिका दोष। तो याद रखिएगा, यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं, और इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। देखिए घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, तो देखिए इसका आयतन पहले इतना था और द्रव्यमान जो है एक अवयवी कण इसमें और था, लेकिन क्या हुआ बाद में एक अवयवी कण बाहर निकल गया, तो सिंपल है उसका द्रव्यमान कम होगा तो उसका आयतन भी कम होगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व जो है वो अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमान के। ठीक है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो यहां से एक अवयवी कण जब बाहर निकल जाएगा तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर जा रहा है। जब बाहर, जैसे आपका फैमिली है उसमें से अगर कोई एक घर से चला जाए तो क्या होगा, वहां पर कमी आ जाएगी एक लोगों की। ठीक है, तो वही यहां पर भी है, इसमें भी घनत्व में कमी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो अवयवी कण है रिक्तिका दोष में अपने जालक बिंदु को छोड़कर अवयवी कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य क्रिस्टल जालक है, ये रिक्तिका दोष युक्त क्रिस्टल जालक है। ऐसे दूसरा देखिए अंतराकाशी दोष, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक में जब कोई कण या अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इस दोष में सामान्यतः क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसका चित्र भी समझ लीजिए, देखिए ये एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इसमें अवयवी कण है। अब इसमें मान लीजिए अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। अंतराकाशी दोष का मतलब देखिए ये जो बीच में स्थान है इसको हम अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अवयवी कण बाहर से आ गए हैं और इस अंतराकाशीय स्थान में आ गए हैं बाहर से। ठीक है, यहां कहीं बाहर थे और यहां पर अंतराकाशीय स्थान में दो अवयवी कण आ गए हैं। ठीक है, अंतराकाशीय स्थान इसी को हम बोलते हैं जो ये बीच में है। ठीक है, इसको अंतराकाशीय स्थान बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें अवयवी कण जो है वो अंतराकाशीय स्थल में आ गए हैं, इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी दोष कहेंगे। इसमें अवयवी कण कहीं से अंतराकाशीय स्थल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए इससे पदार्थ का घनत्व बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्रिस्टल का घनत्व क्यों बढ़ेगा बताइए, क्योंकि मान लीजिए कोई फैमिली है। ठीक है, उसमें जो है 5 मेंबर है, अब 2 मेंबर और आ जाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, परिवार बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या है, पहले कितने लोग थे, 3 3 6 3 9, अब 2 लोग और आ गए तो इसका
फैमिली बढ़ गया, यानी कि इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अंतराकाशी दोष। तो इस प्रकार अंतराकाशी दोष युक्त क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा है शॉटकी दोष। अब ये पाया जाएगा हमारे आयनिक ठोसों में। वो क्या था, अनायनिक ठोस में पाया जा रहा था। ठीक है, कौन सा दोष, क्रिस्टल दोष जो आपका था रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब देखिए शॉटकी दोष क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। देखिए वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, वो क्या कहलाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा इसको हम लोग कहेंगे शॉटकी दोष। ठीक है, अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो शॉटकी दोष की खोज वाल्टर हरमान शॉटकी ने सन 1930 ईस्वी में की थी। ये दोष किन किन यौगिकों में पाया जाता है, तो ये NaCl, CHCl एंड KCl ETC आदि क्रिस्टलों में पाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में ये पाया जाता है। ठीक है, AgBr भी आप कह सकते हैं। AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित होता है, वो शॉटकी दोष कहलाता है। देखिए यहां पर एक क्रिस्टल जालक है, देखिए क्रिस्टल जालक आपका है। ठीक है, यहाँ पर धनायन है, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, ऐसे ऐसे ये व्यवस्थित है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो सिंपल क्रिस्टल जालक है, अब इसमें शॉटकी दोष हो गया है। देखिए इस क्रिस्टल जालक में, यही क्रिस्टल जालक है, इसमें शॉटकी दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए यहां से एक धनायन और यहां से एक ऋणायन गायब हो जाएगा। देखिए धनायन के बाद ऋणायन होना चाहिए, यहां पर ऋणायन के बाद धनायन होना चाहिए। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो गए हैं, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन अपने स्थान से लुप्त हो गया है। तो यहां पर उत्पन्न होगा शॉटकी दोष, क्योंकि यहां पर समान संख्या में जो है धनायन और ऋणायन गायब हो गया। ठीक है, तो शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर धनायन और ऋणायन थे, वो गायब हो गए, बाहर चले गए। तो बाहर चले जाएंगे तो इनकी संख्या में कमी आएगी, इनका द्रव्यमान कम होगा, तो इनका घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो शॉटकी दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकल दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशी स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न हुआ दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल जालक में कोई भी आयन अगर अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है तो वहां पर जो दोष उत्पन्न होगा वो फ्रैंकल दोष होगा। जैसे देखिए यहां पर एक ये सामान्य क्रिस्टल जालक है, ये जो है इसमें फ्रैंकल दोष हो चुका है। ठीक है, तो देखिए सामान्य में क्या है, यहाँ पर धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऐसे ही उपस्थित है। ठीक है, ये आपका सामान्य क्रिस्टल जालक है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन क्या हुआ जब इसमें फ्रैंकल दोष होता है तो क्या होता है, देखिए यहां पर एक ऋणायन इस अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। ठीक है, कोई भी आयन हो सकता है, चाहे वो ऋण आयन हो या धन आयन हो, तो वो अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। तो यहां पर जो दोष उत्पन्न होगा वो होगा फ्रैंकल दोष, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर, यानी कि जो इसका जालक बिंदु था इसको छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण, देखिए अंतराकाशीय स्थल ये ग्रहण कर चुका है, तो यहां पर जो दोष उत्पन्न होगा वो फ्रैंकल दोष होगा। इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे AgCl, ZnS, AgBr, AgI और CaF2, ये सब हैं आपके फ्रैंकल दोष के उदाहरण। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ZnS जिंक सल्फाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल होंगे। अब देखिए नोट एक समझ लीजिए, नोट में क्या है, फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, तो वो है फ्रैंकल दोष। इसमें जो है इसके कारण क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अगर किसी क्रिस्टल जालक में फ्रैंकल दोष हो जाता है तो उसके घनत्व पर कोई परिवर्तन घनत्व में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आयन है वो अपना जालक बिंदु छोड़कर इसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में गए हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक का जो पहले आयतन था, द्रव्यमान था, वही अब भी है, यानी कि इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसी क्रिस्टल जालक के अंदर ये आयन उपस्थित है, तो ये आपका फ्रैंकल दोष होगा। फ्रैंकल दोष के कारण
क्रिस्टल जालक का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। दूसरा देखिए, AgBr के क्रिस्टल जालक में साटकी तथा फ्रेंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। यानी कि AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसके क्रिस्टल जालक में साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। यानी कि आप साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों का उदाहरण मान सकते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को। ठीक है, तो ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है साटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर। यानी कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसी के हिसाब से आपको समझना है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस है कि यह एक रिक्तिका दोष है। यानी कि जो शॉटकी दोष है यह एक रिक्तिका दोष है, अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक से विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि साटकी दोष में क्या होता है, इनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जालक स्थितियों से विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि दोनों बाहर निकल जाते हैं। फ्रेंकल दोष में देखिए यह एक अंतराकाशी दोष है। ठीक है, अर्थात इसमें आयन अपनी सामान्य जालक स्थितियों को त्याग कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो शॉटकी दोष एक रिक्तिका दोष है क्योंकि इसमें से आयन बाहर निकल जाएंगे तो वहां पर रिक्त स्थान उत्पन्न होगा, इसीलिए इसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक है, फ्रेंकल दोष में क्या होगा, इसमें जो आयन है वो अपना जालक बिंदु छोड़कर उसी क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहां पर डिफरेंस, इनमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। यानी कि जो शॉटकी दोष होता है इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें धनायनों का आकार छोटा तथा ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, तीसरा देखिए इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं। यानी कि शॉटकी दोष में जो आयन है वो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल जालक से निकल जाएंगे, इसमें आयन अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। यानी कि फ्रेंकल दोष में आयन जो होते हैं वो अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। ठीक है, चौथा देखिए इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। यानी कि अगर किसी क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है तो इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। ठीक है, क्योंकि आयन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसमें देखिए इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि फ्रेंकल दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। पांचवा देखिए डिफरेंस, इसमें परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है जबकि इसमें परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए इस दोष में क्रिस्टल के अस्थायित्व तथा वैद्युत चालकता में वृद्धि होती है। यानी कि अगर शॉटकी दोष किसी क्रिस्टल में होता है तो उसके अस्थायित्व तथा वैद्युत चालकता में वृद्धि होगी, और इस दोष में क्रिस्टल का अस्थायित्व घटता है परंतु रिक्तियों की उपस्थिति के कारण चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल होगा शॉटकी दोष का NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CSCl सीजियम क्लोराइड एंड AgBr सिल्वर ब्रोमाइड आदि। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद में ZNS जिंक सल्फाइड, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड देखिए दोनों में है तो इसमें दोनों दोष पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रस समीकरण मितीय दोष। देखिए अब तक हमने पढ़ा रस समीकरण मितीय दोष के बारे में, जिसमें मैंने आपको रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष बताया। अब आता है रस समीकरण मितीय दोष जो कि बिंदु दोष का दूसरा प्रकार है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि यौगिकों में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र के द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है तो ऐसे यौगिक को रस समीकरण मितीय दो यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रस समीकरण मितीय में क्या था, दोष के पहले भी उनका रेशियो उतना ही था और दोष के बाद भी उनका रेशियो उतना ही था, लेकिन यहाँ पर रस समीकरण मितीय अप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पर होगा रस समीकरण मितीय दोष। यानी कि यहाँ पर जो धनायनों और ऋणायनों का अनुपात होता है जो दोष से पहले होता है वो वो दोष होने के बाद वो अनुपात नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रस समीकरण मितीय दोष होगा। ये रस समीकरण मितीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं। जैसे देखिए धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। ठीक है, 3 टाइप मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु आधिक्य दोष के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको समझना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, Na+ और Cl-, यानी कि ये NaCl का एक क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले पढ़ लीजिए, जब NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो Na क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और Cl- क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब NaCl के क्रिस्टल में NaCl की अभिक्रिया हम Na के वाष्प के साथ कराएंगे। देखिए सोडियम के वाष्प के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, तो पीला NaCl प्राप्त होगा। यानी कि जब NaCl क्रिस्टल जालक की NaCl की क्रिया Na की वाष्प से कराएंगे तो क्या होगा, Na+ आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर दोष होगा, यानी कि धातु अधिक के दोष जब होगा तो क्या होगा, यहां पर एक Cl- गायब हो जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला Na+ और Cl- मिलकर NaCl का निर्माण करेंगे। लेकिन जो ये NaCl क्रिस्टल होगा ये रंगीन होगा, ठीक है। जो ये वाला क्रिस्टल बना है इसमें जो है NaCl होगा वो रंगीन होगा। तो देखिए यहां पर वही कहा गया है कि जब NaCl की अभिक्रिया हम सोडियम की वाष्प के साथ कराते हैं तो देखिए Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब NaCl का जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें Cl- का एक आयन बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्रिस्टल में आ जाएगा Cl- की जगह पर, ठीक है, यानी कि ऋण आयन की जगह पर। तो जब ऋण आयन की कमी होगी तो क्या होगा, धातु की अधिकता होगी, क्योंकि Na+ जो है ये धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण आयन की कमी हुई है तो इस क्रिस्टल जालक में धातु अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पर धातु अधिक के दोष होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl- निकला वो Na+ से क्रिया कर लेगा। देखिए ये E- यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये Na+ और Cl- जो बाहर निकला ये क्रिया करके NaCl बना देगा। लेकिन जो NaCl का क्रिस्टल बनेगा वो रंगीन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चुका है तो ये रंगीन हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो देखिए एक टॉपिक यहां पर और समझिए, F केंद्र क्रिस्टल जालक में ऋण आयनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं F केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर एक पहले ऋण आयन था, अब ये ऋण आयन बाहर निकल गया, अब ऋण आयनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे F केंद्र, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर जो मैंने चित्र में बताया उसको चलिए देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा है। तो देखिए जब NaCl को क्षार धातु की वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो Na क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, Cl- क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और Na परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl देते हैं। ऐसा Na+ आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर देता है, ठीक है। तो ये NaCl का क्रिस्टल था, हमने इसको Na की वाष्प के साथ गर्म किया तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, Cl- की जगह पर आ गया, एक ऋणायन की जगह पर आ गया और ऋणायन जो है इस Na+ के साथ क्रिया करके NaCl बना लिया, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन आ गया किसी ऋणायन के जगह पर तो इसको नाम दे दिया गया F केंद्र, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उसको हम F केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा धातु आधिक्य दोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होगा, तो देखिए धातु न्यूनता दोष का मतलब धातु की कमी होगी। यहां पर देखिए धातु की अधिकता हुई थी क्योंकि एक ऋणायन बाहर निकला तो NaCl की अधिकता हो जाएगी और Cl- की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अब आता है धातु न्यूनता दोष। तो देखिए यह दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। यानी कि धातु न्यूनता दोष जो है यह दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा FeO, FeS और NiO, ठीक है। ये हो जाएगा आपका धातु न्यूनता दोष। अब चलिए देखते हैं अपना लास्ट डिफेक्ट अशुद्धि दोष। ये आपका आर समीकरण मितीय दोष का तीसरा दोष है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, यह दोष किसी वाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो अशुद्धता दोष है यह किसी वाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए क्रिस्टल जालक है NaCl का, ठीक है। तो क्या करते हैं, यदि NaCl की थोड़ी मात्रा में, देखिए ये NaCl का क्रिस्टल जालक है, यदि इसमें हम थोड़ी मात्रा में SrCl2 मिला दें, ठीक है, SrCl2 का मिश्रण मिलाकर इस मिश्रण को गलाते हैं तथा इसे ठंडा करके क्रिस्टलीकृत करते हैं तो NaCl के जालक में कहीं कहीं देखिए Na+ के स्थान पर Sr2+ आ गया है, ठीक है। Sr2+ आ गया तो क्या होगा, चूंकि Sr2+
पर +2 आवेश होता है, अतः एक Sr2+ आयन के प्रवेश में अपना स्थान छोड़ देता है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया, इसमें हमने थोड़ा सा SrCl2 मिलाया, ठीक है। अब SrCl2 जब हमने मिलाया तो क्या हुआ, यहाँ पर NaCl के Na+ के स्थान पर यहाँ पर Sr2+ आ गया, क्योंकि Sr पर 2+ आवेश होता है, ठीक है, +2 आवेश होता है। तो यहां पर जब Sr2+ आयन आएगा तो यहां पर ये अपना स्थान छोड़ देगा, ठीक है, प्रवेश से अपना स्थान जो है Na+ छोड़ देगा। तो यहां पर Na+ की कमी हुई है, यानी कि यहां पर आपकी अशुद्धि इसमें आ गई है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे अशुद्धता दोष। और किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गर्म करने पर ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए हमने एक आयन लिया, आयनिक ठोस लिया, इसमें हमने अशुद्धि मिलाई Srcl2। अब जब अशुद्धि मिलाई तो यहाँ पर Na+ के स्थान पर Sr2+ आ गया, तो यहाँ पर ये आपका होगा अशुद्धि दोष, क्योंकि यहाँ पर अशुद्धि आ चुका है Na+ के स्थान पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अशुद्धि दोष। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि यदि NaCl की थोड़ी मात्रा में Srcl2 मिलाकर इस मिश्रण को गलाते हैं तथा इसे ठंडा करके क्रिस्टलीकृत करते हैं तो NaCl के क्रिस्टल जालक में कहीं कहीं Na+ के स्थान पर Sr2+ आयन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है, चूंकि Sr2+ पर +2 आवेश होता है, अतः एक Sr2+ आयन के प्रवेश से अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है, ये अपना स्थान छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा अशुद्धि दोष। तो यहाँ पर ये थे आपके आर्य समीकरणिकीय दोष के प्रकार, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। जो कुछ भी टॉपिक इसमें थे वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अगर आपकी नजर में कुछ है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर का फुल चैप्टर इन 1 वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।